तो आइए डिफाइन में जाएंगे और यहाँ से लोड पैटर्न, और यहाँ ये जो बना हुआ है इसको मैं डिलीट कर दूं क्योंकि ये अभी मैंने बनाया, कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट आपको सिर्फ यहाँ पे ये मिलेगा, डेड और लाइव दिया हुआ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या क्या डिफाइन करना है वो पहले एक बार समझ लीजिए। आइए यहाँ पे देखिए, अब लोड पैटर्न की बात कर रहा है भाई। लोड पैटर्न, अब लोड पैटर्न में क्या होगा, मेरा एक होगा डेड लोड। ठीक, अब डेड लोड में आएगा स्ट्रक्चरल डेड लोड, या आप इसको बोल दीजिए सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयर केस, एयर वाल, जिसका उसका सेल्फ वेट है। मतलब हमने डेंसिटी प्रोवाइड कर दिया, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, अब ये ऑटोमेटिक इसको कैलकुलेट करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, दूसरा आता है आर्किटेक्चरल डेड लोड। अब ये क्या है, इसमें मेसनरी वाल जो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो बीम के ऊपर करेंगे, फ्लोर फिनिश जो करेंगे हम प्रोवाइड, ये भी हम फ्लोर फिनिश जो हमारा फ्लोर होगा उसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे, प्लास्टरिंग और मोर्टार और टाइल्स वगैरह, प्लास्टरिंग नहीं, मोर्टार और टाइल्स जो प्रोवाइड करेंगे। फिर प्लास्टर जो हम प्रोवाइड करते हैं वॉल के ऊपर, ये भी प्लास्टरिंग डेड लोड है, ये भी अप्लाई करते हैं। अब ये इनपुट हमें देना है, ये सॉफ्टवेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हम उसमें मेसनरी वाल बनाने नहीं जा रहे हैं, फ्लोर फिनिश बनाने नहीं जा रहे हैं, प्लास्टरिंग उसमें हम डिजाइन बनाने नहीं जा रहे हैं, तो हमें यह असाइन कर। इसके बाद आता है इक्विपमेंट डेड लोड। अब इक्विपमेंट मान लीजिए कि किसी तरह का इक्विपमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे वाले केस में है, जैसे मान लीजिए कि ये लिफ्ट रूम है, ये लिफ्ट रूम है, तो लिफ्ट रूम के जब टॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें कोई मशीन रखना पड़ेगा, तो मशीन रखेंगे कंट्रोल करने के लिए, तो इक्विपमेंट का वो लोड हुआ, इसलिए हमें ये इक्विपमेंट लोड भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर सर्विस जो हो गया, सर्विस डेड लोड, जैसे हमारे वाले केस में तो ये नहीं आएगा, क्योंकि सर्विस डेड लोड मान लीजिए कि कोई सेंट्रलाइज एसी प्रोवाइड कर रहा है, उसका डक्ट प्रोवाइड कर रहा है, या पाइप जो वायर जो प्रोवाइड किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर, वो देखिएगा आप जब मॉल वॉल में जाइएगा तो देखिएगा कि वो लटक लटक के पाइप लगाए रखते हैं और उससे वायर जाया रहता है, तो उसका लोड जाता है, वो सब प्रोवाइड होगा, तो ये आपका हो जाएगा सर्विस डेड लोड में। फिर ये कंस्ट्रक्शन डेड लोड, ये भी हमारे वाले केस में नहीं आएगा, हम नहीं इसको प्रोवाइड कर। कंस्ट्रक्शन डेड लोड, ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो होता है, आप देखिएगा कि ये छत पे हिला करके वो मटेरियल डंप कर देते हैं, कहीं पे सैंड डाल देते हैं, कहीं पे गिट्टी डाल देंगे, कहीं पे सीमेंट रख दिया, कहीं पे कुछ बल्ली वल्ली रखा हुआ है, पटरा वटरा रखा हुआ है, तो ये जो हो गया कंस्ट्रक्शन डेड लोड, कंस्ट्रक्शन के समय जो ये डेड लोड आता है। तो ये जो हमारा हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, बहुत छोटा बिल्डिंग है, और ये हम कंस्ट्रक्शन लोड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक क्लाउज डाल देंगे कि जो कंस्ट्रक्शन डेड लोड है वो लाइव लोड जो है, जनरल लाइव लोड जो हम प्रोवाइड करेंगे उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो इतने तरह के डेड लोड हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल और इक्विपमेंट डेड लोड हो गया। अभी आर्किटेक्चरल में मेसनरी वाल, फ्लोर फिनिश, प्लास्टरिंग, और स्टेयर के ऊपर भी ब्रिक वाल आएगा। स्टेयर के ऊपर ब्रिक जो प्रोवाइड करते हैं लेयर में स्टेप बनाने के लिए, वो लोड भी आएगा, और वो नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत है। फिर आता है दूसरा जो आता है हमारा जो लोड पैटर्न में लाइव लोड। अब इसमें जनरल लाइव लोड जो मूवेबल हो गए, जैसे हम हो गए, कोई सामान रखा हुआ है कमरे में जो मूव कर रहा है, अब ये आपका 875 पार्ट 1 में दिया हुआ, पार्ट 2 में दिया हुआ है, यहाँ से हम इसको कंसीडर करेंगे, और 3 के लिए नहीं सर, हाँ 3 4 जितना भी है वहां से हम इसको कंसीडर करेंगे। अब क्रेन इम्पैक्ट लाइव लोड होता है कि अगर मान लीजिए हाई राइज स्ट्रक्चर है तो हम क्रेन इम्पैक्ट भी डालते हैं, जैसे इस वाले केस में देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कोई कॉर्नर ले लेंगे, पेन चालू कर लेता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, आया। अब इस वाले केस में देखिए, जब अगर मान लीजिए ये मैं फ्लोर ले रहा हूँ यहाँ पे, या प्लान में समझाता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए इस एरिया में मैं डंप कर रहा हूं, तो इतना पार्ट जो होगा यहीं पे डंप होगा, कोई कॉर्नर ले लिया जाएगा जहां पे डंप होगा, तो इस पार्ट पे जो क्रेन इंपैक्ट का लोड आएगा वो भी हमें कैलकुलेट करना होगा, अगर हम हाई राइज बिल्डिंग में जा रहे हैं। अगर हाई राइज बिल्डिंग नहीं है तब तो हमारा सिंपली वो प्रोवाइड हो जाएगा, वरना हमें यहाँ पे क्रेन इंपैक्ट लोड कंसीडर करना पड़ेगा जो लाइव लोड के अंदर आता है। ठीक, चलिए, तो ये तो हमारा हाई राइज है नहीं, तो इसलिए हम इस चीज को इसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं। कहां तक पहुंचे हम? ठीक, और उसके बाद हम विंड लोड। अब ये जो है ये जनरल लाइव लोड है और क्रेन इंपैक्ट लाइव लोड, ये इनपुट करना पड़ेगा हमें, सॉफ्टवेयर खुद नहीं करता। ठीक है, ये हमें इनपुट देना होगा। थर्ड पॉइंट आता है विंड लोड। विंड लोड का इनपुट करना पड़ेगा, ये पार्शियल ऑटोमेटिक होता है, हम कुछ इनपुट करेंगे, सॉफ्टवेयर कुछ और कैलकुलेट करके हमें देगा, तो आधा पार्शियल है, पार्शियल ऑटोमेटिक, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है पार्शियल ऑटोमेटिक। अब फोर्थ आता है सेस्मिक लोड।
ये भी इनपुट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी पार्शियल ऑटोमेटिक होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं होता है। ठीक है, स्नो लोड हमारे वाले केस में है नहीं, अगर होगा तो हम जैसे मान लीजिए कि जहां पे स्नोफॉल होता है और छत के ऊपर स्नो आ जाता है तो वहां पे हम इसको इनपुट करेंगे। ठीक है, तो यही है मेरे 5 तरह के लोड पैटर्न है जो बेसिकली डिजाइनिंग में आरसीसी स्ट्रक्चर या फिर जो भी तरह का स्ट्रक्चर उसमें यूज होता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस होते हैं उसमें देखा जाएगा। तो लोड पैटर्न को चलिए आइए यहाँ पे पहले डिफाइन करता है। तो डिफाइन लोड पैटर्न, अब फिर इसको दोनों को ले लिया डिलीट, पहले डिलीट कर लेते हैं क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये है नहीं, ये भी डिलीट, अब सब डिलीट होगा नहीं, एक एक बच जाता है। चलिए आइए हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। पहला हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल डेड लोड, देखिएगा जो है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। STR स्ट्रक्चरल डेड लोड, इसको यहां से ऐड करना। अब स्ट्रक्चरल डेड लोड के बाद आपको इस टाइप में आकर के इसको डेड सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि लेजी टेक्निक जो है या फिर काम से बचने का तरीका क्या है कि वो कहते हैं कि आर्किटेक्चरल में ये 3 अलग अलग प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इसी को 1.1 कर दूं। ठीक है, कई लोग इसको 1.1 कर देते हैं और आगे चल देते हैं, तो वो काम हमें नहीं करना है, हम यहाँ पे सीख रहे हैं, आप उसको लेजी टेक्निक में यूज कर सकते हैं। और यहाँ से फिर इसको ऐड कीजिएगा तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ये लाइव आपका डिलीट आ गया मेरा स्ट्रक्चर। दूसरा मेरा क्या है, आर्किटेक्चरल डेड लोड में क्या है, मेसनरी वॉल डेड लोड, फ्लोर फिनिश डेड लोड और प्लास्टरिंग डेड लोड। तो ये मेसनरी वॉल डेड लोड, फ्लोर फिनिश डेड लोड और प्लास्टरिंग डेड लोड, ये 3 इसमें ऐड करते हैं। मेसनरी वॉल डेड लोड, अब ये होगा डेड और यहाँ पे ये 0 पुट होगा क्योंकि ये हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं मेसनरी वॉल डेड लोड। अब इसके बाद दूसरा क्या था आर्किटेक्चरल डेड लोड में, वेट मल्टीप्लायर 0 ले लिए तब तो 0 हो गया ना। नहीं, हम इसको प्रोवाइड करेंगे, मैं वही बताना चाह रहा हूं। 1 का मतलब है कि सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर देगा क्योंकि हमने बीम कॉलम स्लैब और शेयर वाल स्टेयरकेस बनाया है। हमने मेसनरी वाल कहां बनाया, कहीं नहीं बनाया, हमने तो कहीं बनाया नहीं है। तो इस लोड को हम कैलकुलेट करेंगे और ये जहां पे लगेगा, अब ये लोड कहां पे लगेगा, ये लोड आपका लगेगा इस बीम के ऊपर लगेगा ना। मेसनरी वाल का जो लोड होगा ये चारों तरफ जो हम आउटर वाल और इनर वाल डालेंगे उसका लोड जाएगा बीम पे, तो इसलिए मैंने इसको 0 दिया है। ठीक है, कि हम इसको डालेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा है वो है आपका फ्लोर फिनिश डेड लोड, ये भी हम देंगे और ये कहां पे देंगे, ये स्लैब के ऊपर, फ्लोर फिनिश डेड लोड। अब ये स्लैब के ऊपर जाएगा, ये ऐड कर दिया। अभी हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं लोड पैट। फिर उसके बाद क्या है तीसरा, प्लास्टरिंग डेड लोड। अब ये प्लास्टरिंग डेड लोड कहां जाएगा, एक तो आपका प्लास्टरिंग डेड लोड स्लैब पे भी जाएगा और वॉल पे भी जाएगा। अब वाल तो हम बना नहीं रहे हैं, तो वाल वाला फाइनली किस पे जाएगा, बीम पे जाएगा। सही है ना, ये बीम, इस वाले वाल का लोड इस बीम पे, इस वाले वाल का लोड इस बीम पे, और ये स्लैब वाला स्लैब के ऊपर जाएगा जो हम प्लास्टर करते हैं स्लैब में। सीलिंग में करते हैं प्लास्टर, फ्लोरिंग में नहीं करते हैं तो सीलिंग में सिर्फ जाएगा। और ये वाल का जो है दोनों तरफ होता है प्लास्टर 6 mm 6 mm, और ये जो क्या करते हैं बाहर की तरफ तो क्या 12 mm करते हैं, अंदर की तरफ 6 mm, सीलिंग में भी 6 mm करते हैं जो ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये जो फ्लोर है ये इस पे तो हम करते नहीं, इस पे तो हम मोटार लगाते हैं और टाइल्स लगाते हैं, प्लास्टर नहीं करते। स्टेयर के ऊपर भी हम नहीं करते हैं प्लास्टर, नीचे की तरफ से करते हैं, ऊपर की तरफ नहीं करते। और ये जो हमारा ये लिफ्ट है, लिफ्ट में भी प्लास्टर जाएगा। तो कई जगह है जहां प्लास्टरिंग डेड लोड जाएगा, इसीलिए लोग लेजी टेक्निक की कहां इतना ज्यादा लोड असाइन करे, इसी को 1.1 कर और काम खत्म कर। अब तीसरा जो है मेरा, चौथा जो है प्लास्टरिंग छूट गया आ गया ना, नहीं गलत हो गया, प्लास्टरिंग डेड लोड। ठीक है, आ गया ना, सब कुछ आ गया। तो ये प्लास्टरिंग डेड लोड ये भी 0 के साथ होगा, ये ऐड करेंगे। नेक्स्ट मेरा क्या है, अब डेड लोड का काम खत्म हो गया, अब लाइव लोड पे चलते हैं, जनरल लाइव लोड। तो पहला जो है हमारा जनरल, और दूसरा क्रेन तो हम डाल नहीं रहे हैं इसलिए जनरल लाइव लोड, ये भी हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ये चीज भी हम नहीं डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं 875 पार्ट से। और ये डेड लोड का जितना भी डाटा है ये आपको दिया हुआ है 875 IS कोड में पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 1 में दिया हुआ, तो वो देखेंगे कहाँ दिया हुआ है, उसको कैसे लेना है। मैंने एक वीडियो कहा था आपको देखने के लिए, वो देखा आपने, उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। अर्थक्वेक वाला जो है उसको देखिए तो ज्यादा अच्छे से समझेगा, वो बहुत डिटेल में बनाया हुआ है। इसको ऐड कर दिया, और क्या है अब क्या था मेरा, जनरल लाइव लोड, जनरल लाइव लोड, ये इसको ऐड कर देंगे। यहाँ से लाइव सेलेक्ट करेंगे, टाइप में लाइव जाके सेलेक्ट करेंगे और ये ऐड कर देंगे। ठीक है, और लाइव लोड का हो गया काम। अब उसके बाद क्या बचा, विंड लोड। ठीक है, अब विंड लोड जो है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको बता दूं तो सही रहेगा। अभी मैं सक्शन वाला नहीं बताता हूँ, जिस समय कॉफिशिएंट अप्लाई करेंगे तब बता देंगे। अभी क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है और ये मेरा वाई डायरेक्शन है, तो
जो ई टैप का डायरेक्शन है। अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से अगर विंड आ रहा है, जो कोई विंड वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन से आ रही है, तो ये जिस डायरेक्शन से आ रही है वो विंडवर्ड साइड होगा, विंडवर्ड साइड। और बाकी 3 डायरेक्शन उसी समय उसके लिए आपने पढ़ा होगा एक लीवर्ड साइड बन जाता है, ठीक है। ये आपको स्टील स्ट्रक्चर में ये चीज आई होगी, ठीक। उसी तरह अगर मान लीजिए कि आपका जो विंड है, वो आपका विंड अगर आ रहा है, मैं कलर चेंज कर लूं, विंड अगर अब आ रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन से, माने कोई स्पीड आ रही है इधर, तो वो वाई डायरेक्शन के लिए विंडवर्ड साइड होगा, और उसी सेम टाइम पे बाकी जो 3 डायरेक्शन है वो उसके लिए क्या बन जाएंगे, लीवर्ड साइड, लीवर। ठीक है। अब इसका कॉफिशिएंट पुट करना होता है, वो IS 875 पार्ट नहीं 3 तो में इसका दिया हो। मतलब क्या हुआ सर, विंड साइड और लीवर साइड? लीवर्ड साइड होता है कि ये जो जैसे विंड है, एक्सेप्शन बता मैं रहे बता रहा हूं, ये विंड जो है, ये जो विंड आ रहा है, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन से आ रहा है, ये विंड जो है ये सिर्फ इसी पार्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, ये साथ में इस पार्ट और इस पार्ट को भी अफेक्ट करेगा। ये आके इसको डायरेक्ट हिट करेगा, लेकिन बाकी पार्ट को जब पास करेगा तो सक्शन क्रिएट करेगा, और उस सक्शन के कारण उसके ऊपर प्रेशर लगेगा बाकी जो 3 साइड है, ठीक है। वो कैसे लगता है वो सब देखेंगे, किस तरह लगता है, क्या सर लगता है। बीम पे लगाइएगा। ये कॉलम वाल पे, कॉलम 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 अच्छा सर, ये तो कॉलम पे अभी मैं दिखा रहा हूं। एक्चुअली इसके लिए वाल बनाते हैं, ये ट्रांसफर होता है वाल से ट्रांसफर होता है कॉलम और बीम पे, बीम। ठीक है। ये वाल से ट्रांसफर होता है, पहले वाल पे लगेगा, तो वो उसके लिए डमी वाल हमें बनाना पड़ेगा ई टैब में, क्योंकि हमारा वाल नहीं, जो मैंने डिलीट नहीं किया था वो वाल बनाना पड़ेगा, यस। ठीक है। और वो वाल हम डमी वाल बनाएंगे, क्योंकि वाल हम यहाँ, के बारे में बताइए। अब रुक जा भाई, अभी 1 by 1 चलेगा ना कि एकाएक चलेगा, रुक जा, सब बताऊंगा, क्यों परेशान हो, नहीं ये बताऊंगा, सब बताऊंगा, क्यों परेशान हो रहा है। यस सर। अभी तो मैं आइडिया दे रहा हूँ लोड टाइप, उसके बाद Yes, जब sir. अर्थक्वेक लगाऊंगा तो वो सारा कुछ बताऊंगा। उसी तरह अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन से आ रहा है, चेंज कर लो, मान ले कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन से आ रही है विंड, ये वी एक्स माइनस डायरेक्शन से आ रही है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, विंडवर्ड साइड, और बाकी 3 लीवर्ड साइड। और उसी तरह अगर माइनस वाई डायरेक्शन से आ रहा है, माइनस वाई डायरेक्शन से अगर आ रहा है वी वाई माइनस से, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, विंडवर्ड साइड, बाकी 3 डायरेक्शन लीवर्ड साइड, ठीक है। तो ये अभी मैं कुछ पैरामीटर है विंड लोड के, उसको मैं पहले बता दूं क्या है वो, उसके लिए मुझे कोड भी ओपन करना होगा। तो यहाँ मैं पहले आपको विंड लोड, अब मैं चारों दिशा में लेके नहीं चलूंगा, एक्स और वाई में ही लेके चल रहा हूं बस, ठीक है। और वो क्या, नहीं तो फिर वो क्या लोडिंग कॉम्बिनेशन बहुत ये हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, एक्स प्लस में ही लेके चल रहा हूँ। एक्चुअली एक्स प्लस लिखना यहाँ सही नहीं है, क्योंकि वो इसमें लोडिंग कॉम्बिनेशन बनाते वक्त वो वहीं से लेता है, सिर्फ एक्स लिख रहा हूँ। Yes. और एक्स का मतलब आप, मैं बता दूंगा क्या है उसका मतलब। अब यहाँ से आप विंड लोड सेलेक्ट कर लीजिएगा, विंड ये यही रखिएगा, यहाँ से कोड सेलेक्ट कीजिएगा। अब आपका 875 पार्ट 3 में दिया हुआ है, लेटेस्ट कोड 2015 है, यहाँ मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको ऐड न्यू लोड करूंगा। इसी तरह वाई में कर दूंगा, ठीक है, वाई में करके और इसको ऐड कर दूंगा, एक्स और वाई दोनों में हो गया। अब एक्स में जा करके इसको मॉडिफाई लेटरल लोड में करेंगे, मॉडिफाई लेटरल लोड। और यहाँ पे 2 चीज दिया हुआ है, एक्सपोजर फ्रॉम एक्सटेंट ऑफ डायफ्राग्राम और एक्सपोजर फ्रॉम सेल ऑब्जेक्ट। तो मैं अपने वाले केस में डायफ्राग्राम यूज नहीं कर रहा हूँ। डायफ्राग्राम का मतलब है कि ये जो स्लैब है ये मेरा कोई मूवमेंट नहीं करेगा, मतलब इसमें कोई, ये सीधे क्या लोड लेगा और लोड को नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देगा कॉलम और इसमें क्या कहते हैं शेयर वाल। लेकिन मैं इस तरह का कुछ प्रोवाइड कर नहीं रहा हूँ डायफ्राग्राम। तो एक्सपोजर फ्रॉम सेल ऑब्जेक्ट, सेल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ये बीम कॉलम और इसके थ्रू ये ट्रांसफर होगा, वॉल पे जाएगा, फिर बीम पे जाएगा, कॉलम के जो जंक्शन है वहां से जाकर के ये ट्रांसफर होगा। तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ। और वो स्लैब पे भी जाएगा, लेकिन स्लैब से ट्रांसफर, स्लैब पे जाएगा तो स्लैब से बीम से कॉलम उस पर ट्रांसफर होगा, लेकिन स्लैब मेरा इसमें पार्ट करेगा, उसमें इसका इफेक्ट आएगा। डायफ्राग्राम का मतलब है कि वो इफेक्ट नहीं आएगा उसमें, इसलिए एक्सपोजर फ्रॉम सेल ऑब्जेक्ट से करेंगे। अब ये क्लिक किया हुआ है तो पैरामीटर हमें यही इनपुट करना है, लेकिन अगर मैं एक्सपोजर फ्रॉम सेल ऑब्जेक्ट कर दिया तो ये पैरामीटर हमें बाद में इनपुट करना है जब हम विंड लोड को लगाएंगे। अब यहाँ पे कई सारी चीजें दी हुई हैं, तो मैं 2-3 चीज ओपन कर लूँ आपके लिए, सही रहेगा। जल्द कट गया तो ये एक्सेल शीट ओपन कर लूँ, इसमें गड़बड़ी, ठीक है। और एक ओपन कर लेता हूँ, कोड ओपन कर लेते 875, ठीक है। अब आइए ई टैब में चले, क्या क्या मांग रहा है। पहला वैल्यू मांग रहा है विंड स्पीड, वीबी मीटर पर सेकंड में। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। अब हम अपने इस बिल्डिंग को पटना में ले लेते हैं,
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डाटा पुट करेंगे। तो लोकेशन हमारा पटना हो गया, तो कोड में चलते हैं। अब कोड में डिजाइन विंड स्पीड की बात कर रहा है, अभी विंड स्पीड की नहीं, विंड स्पीड से डिजाइन विंड स्पीड निकलता है। अब वो जब मैं बताऊंगा थोड़ा कंसेप्ट वहां आपको समझेगा, अभी सिर्फ डाटा पुट कर रहा हूँ, बेसिक विंड स्पीड। तो ये एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, डायग्राम, बेसिक विंड स्पीड का ये आपका डायग्राम है। तो ये देखिए, तो कलर में नहीं है, कलर में होता तो ज्यादा अच्छा रहता। ये पटना है यहाँ लिखा हुआ, तो पटना आपका इस तरह के शेडिंग में है, तो ये शेडिंग आपका मैच कर रहा है इससे, ठीक है ना। कलर में होता तो ये कलर्ड में होता सब, अब ठीक है, नहीं है तो क्या करें। तो ये 44 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है, यानी बेसिक विंड स्पीड मेरी हो गई 44। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट कर देते हैं, ये हो गई 44। अब ये चार चीज दे रहा है, कोड में दिया हुआ था सर। हाँ ये कोड में दिया हुआ विंड स्पीड 8753 में। हाँ 875 पार्ट 3 है ना, IS 875 पार्ट 3 इसमें पटना भी 2015। लिखा हुआ। हाँ पटना लिखा अच्छा, हुआ है, बिहार राजधानी का जो लिखा है, मेन मेन जगह। राजधानी ये तो लिख देता है ना हर बिहार जगह का, ठीक है। यस, मतलब अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेंगे तो नहीं, यही इसी दूसरा डेटा डिस्ट्रिक्ट से है तो काम आपको ये चलाना। शेडिंग के ऊपर से काम करना है। जैसे ये शेडिंग किया हुआ है, ये देखिए ये व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर में कितना लेना नहीं है, नहीं, मतलब 39। बिहार में ही, जैसे मानिए कि दूसरा गया है, हाँ तो जहानाबाद, गया तो है, तो उसके ये लिए भी शेडिंग वही। क्या है, ये पूरा बिहार का नक्शा है ना, ये बिहार हुआ ना, ये हाँ, पूरे बिहार में ही पूरा 44। बिहार में 44 ले लिया। एक्चुअली ये गलत तरीका होता है, ये कोई सही प्रैक्टिस नहीं है। उसके लिए कंटूर बनाया समझ जाता है, लिया। कंटूर बनाया जाता है, जो कि आप यूरोपियन में और सेम। अमेरिकन कोड में कंटूर के ऊपर से दे रखा है। अर्थक्वेक का भी कंटूर के ऊपर से भी और विंड का भी कंटूर के ऊपर से। एक्चुअली कंटूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पार्ट अगर 44 में है तो ये भी पार्ट 44 में ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए कंटूर बनाया जाता है अर्थक्वेक के लिए। हो सकता है कि पटना से सेस्मिक जोन 4 में हो, दूसरा जो सेस्मिक जोन 3 में हो, ये संभव है। लेकिन एक ही साथ आप नहीं बोल सकते हैं कि पूरा जो बिहार है या पूरा जो सिटी है या पूरा लोकेशन है वो जौनपुर में आ गया, ये कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, लेजी टेक्निक है, कॉपी पेस्ट करते आए हैं, इंडियन कोड वाले यही कर रहे हैं। तो विंड स्पीड हो गई। हाँ, अब दूसरा जो पैरामीटर हमारा क्या है, दूसरा पैरामीटर है अब टेरियन कैटेगरी, इंपॉर्टेंस फैक्टर, रिस्क कॉफिशिएंट और टोपोग्राफी फैक्टर K3। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये K1 K2 है, और ये टेरियन कैटेगरी को K2 बोला जाता है और इंपॉर्टेंस फैक्टर को K4 बोला जाता है। तो अब इसको याद रख लीजिएगा, K1 K3 दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा K2 और K4 की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा। आइए चलते हैं, ये थोड़ा एक्सेल शीट में आपको ये समझा दूं, ज्यादा आसान है। अब रिस्क K1 हो गया रिस्क कॉफिशिएंट, ठीक है। रिस्क कॉफिशिएंट आपका टेबल 1 में दिया हुआ है, पेज नंबर 7 में। तो ये क्या है इसको समझ लेते हैं। टेबल 1 पेज नंबर 7, कौन सा पेज है ये, पेज नंबर 7 टेबल 1। अब आप देखिए यहाँ पे K1 फैक्टर फॉर बेसिक विंड स्पीड, हमारी विंड स्पीड क्या है 44, ठीक। अब उसमें कैटेगरी बांटे हुए 4 और जनरल बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। अब कैटेगरी मेरी क्या हो गई 1, ठीक है। तो हमारा जनरल बिल्डिंग है, उसके बाद ये टोपोग्राफी शेड स्ट्रक्चर सच एज दो यूज फॉर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल फॉर्म वर्क और जो भी अदर चीज है उसके लिए 0.7। बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर प्रेजेंटिंग अ लो डिग्री ऑफ हजार्ड ऑफ लाइफ, मतलब वहां पे मतलब लाइफ का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इवेंट ऑफ फेल्यूर सच एज आइसोलेटेड टावर इन वुडन एरिया, फार्म बिल्डिंग अदर देन द रेसिडेंशियल बिल्डिंग, वहां पे हमें 0.91 लेना। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो हो गया, जैसे हॉस्पिटल हो गया और कमन टावर हो गया, मॉल हो गया या अदर चीज, वहां 1.07। तो हमारे लिए केस में कितना हो गया, जो K1 है वो 1 हो गया, तो K1 पे हम 1 पुट कर दें। तो K1 वैल्यू कहाँ है, यहाँ। ये तो ऑटोमेटिक 1 लिए हुए ही है ऑल जनरल बिल्डिंग के लिए, नहीं तो हमें ये पुट करना पड़ेगा। दूसरा पैरामीटर आपका क्या कह रहा है, K2 टेरियन एंड हाइट कैटेगरी। अब इसको देखिए टेबल 2 में दिया हुआ। अब ये 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है, CT1, CT2, CT3 और CT4। इसको समझिएगा, पेज नंबर 8 में दिया हुआ है। स्कैटर्ड बिल्डिंग of less than 1.5 मीटर far away for the other building, मतलब स्कैटर्ड है, बिल्डिंग स्कैटर्ड है, दूसरे से बहुत दूर दूर है, 1 पॉइंट और लेस देन 1.5 मीटर हाइट। एक मिनट, स्कैटर्ड बिल्डिंग लेस देन मतलब 1.5 मीटर हाइट फार अवे, ये क्या हो गया। अच्छा, ये मतलब बिल्डिंग की हाइट बहुत अधिक नहीं है, 1.5 मीटर है और फार अवे टू आवर बिल्डिंग है, मतलब बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर। मैंने हमारी बिल्डिंग है कहीं पे और यहाँ से बहुत दूर दूर के बिल्डिंग है और उसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है, तो ये CT1 कैटेगरी हो गई। ये तो जनरली होता नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। स्कैटर्ड बिल्डिंग ऑफ 1.5 मीटर से 10 मीटर हाइट और फार अवे टू आवर बिल्डिंग, ये भी मुमकिन नहीं है। सिटी में ये कहाँ मुमकिन है कि फार अवे हो, ये भी मुमकिन नहीं है। अगर हमारी बिल्डिंग है तो ये कहाँ है,
ये बिल्डिंग अगर जो है ये हाइट होनी मतलब चाहिए ये 1। बोलना चाह रहा है कि जहाँ पे आपका घर बन रहा है ये बिल्डिंग, उसके हाँ, आसपास जितना ज्यादा बिल्डिंग रहेगा तो क्या इफेक्ट कम होगा वो बोले। इसी तरह बने, कम होगा या किस तरह से होगा उसके ऊपर हाँ से हाँ, उसकी किस तरह कैटेगरी से। डिफाइन होगा। तो ये वाली केस भी तो जनरल बनती नहीं है। ये कहाँ बनता है कि मतलब स्कैटर्ड बिल्डिंग हो, ऐसा तो संभव नहीं है, तो गाँव में संभव बारह होता है। बेड का वर्ग, यस। हाँ, तो ये भी नहीं है। बिल्डिंग। तीसरा है क्लोजली अरेंज बिल्डिंग 1.5 मीटर हाइट, मतलब क्लोज में से हमारी बिल्डिंग है जो भी है हमारी बिल्डिंग, और दूसरी बिल्डिंग क्लोजली अरेंज्ड है, ये सारी बिल्डिंग क्लोजली अरेंज्ड है टू आवर बिल्डिंग एंड समवन मोर देन 10 मीटर। ये संभव है कि कोई 10 मीटर से अधिक हो, कोई 10 मीटर से कम हो, ये लेस देन 10 मीटर हो, ये मोर देन 10 मीटर हो, ये चीज जनरल हमें मिलेगी। और पटना के लिए तो ये सुटेबल भी है। क्लोजली अरेंज हाई राइज बिल्डिंग मोर देन 10 मीटर हाइट, ये भी पटना में नहीं है। पटना में जनरली काम कर रहा है आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो बन रही है, क्योंकि टावर तो हम बना रही है, तो हमारा कैटेगरी 3 में आ गया। ठीक है। अब ये फार अवे का मतलब है कि 50 मीटर रेडियस, और क्लोजली का मतलब है 10 मीटर रेडियस, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। तो हमारा सिटी 3 में आ गया। तो सिटी 3 क्या कह रहा है वो एक बार समझ लेते हैं, पेज नंबर 8 में चल करके। पेज नंबर 8, C1, C2, टेरियन एंड हाइट कैटेगरी। अब पहला जो हाइट लिया जाता है वो 10 मीटर के ऊपर से ही लिया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहला जो विंड स्पीड का इफेक्ट लिया जाता है, K2 के ऊपर बात कर रहे हैं। और कैटेगरी मेरी हो गई टेरियन कैटेगरी 3, यही ना है हमारा, यहाँ पर K2 हो गया, और ये CT3 हो गया। ठीक है, टेरियन एंड हाइट फैक्टर। तो ये इसमें हमें जो वैल्यू लेना है टेरियन कैटेगरी 3, और ये वैल्यू जो है, ये K2 की वैल्यू इतनी सारी हाइट कैसे आ गई? के अकॉर्डिंग लेना होगा। एक मिनट, हमें पुट आपको क्या 10 करना है? मीटर अच्छा, हाइट। यहाँ पे हमें सिर्फ टेरियन कैटेगरी पुट करना है। तो हमारी टेरियन कैटेगरी 4 थी, उसमें से हमें ये थर्ड वाला पुट करना है, 3। बस ये पुट करना है। ये तो मैनुअल कैलकुलेशन के लिए ले है, लेना। ये मैनुअल कैलकुलेशन के लिए, या स्टैट में जब करते हैं ना उसके लिए ये दे रखा है वैल्यू। ये ठीक है 10 मीटर हाइट से हो, क्योंकि वहां पे K2 की वैल्यू की पूरी सीरीज पुट करनी पड़ती है। ठीक है, ई टैब में वो चीज नहीं है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, क्योंकि यहाँ इंडियन कोड के ऊपर से विंड लोड कैलकुलेट कर लेता है, वहां नहीं करता, वहां सिर्फ अमेरिकन कोड दिया हुआ है विंड लोड। अब ठीक है, K1 हो गया, K1 हमने पुट कर दिया, K2 पुट कर दिया। अब K3 क्या कह रहा है एक बार देख लिया जाए। K3 जो बोल रहा है टोपोग्राफी फैक्टर। अब ये आपको पेज नंबर 8 में दिया हुआ है। इफ आवर कंस्ट्रक्शन ग्राउंड हैज मोर देन 3 डिग्री ऑफ इंक्लाइनेशन देन K3 इक्वल टू 1 to 1.36। अगर हमारा इंक्लाइंड ग्राउंड है, कम इंक्लाइंड ग्राउंड है तो 1 पे चलेंगे, 3 डिग्री से शुरू हो रहा है, और जैसे जैसे ग्राउंड का इंक्लाइनेशन बढ़ता जाएगा तो वो उस तरह इंटरपोलेशन करके हम निकालते जाएंगे। ठीक है। और इफ कंस्ट्रक्शन ग्राउंड है लेस देन 3 डिग्री इंक्लाइनेशन K3 इक्वल टू 1, तो हमारा तो जनरल पटना का फ्लैट ग्राउंड है, तो हम यहाँ K3 1 लेंगे। इसको एक बार IS कोड में भी देख लेते हैं, पेज नंबर 8 में ये क्या कह रहा है। टोपोग्राफी फैक्टर K3, द बेसिक विंड स्पीड BB गिवन इन फिगर 1 टेकन इनटू अकाउंट द जनरल लेवल ऑफ साइट अबव सी लेवल, दिस डज नॉट अलाउ फॉर द लोकल टोपोग्राफिक। ये तो हाँ यहाँ पे दिया हुआ। सिग्निफिकेंट एरर द upwind with slope theta is more than 3 degree and below that the value K3 may be taken as equal to 1। और अगर आपका K3 confined in the range of 1 to 1.36 for slope more than 3 डिग्री, तो 3 डिग्री से अधिक होगा तो 1 से 1.36, और अगर 3 डिग्री से कम होगा तो हमें 1 लेना है। तो हमारे वाले केस में ये वैल्यू कितनी हो गई, रिस्क कॉफिशिएंट, और ये क्या कहाँ गया, टेरियन कैटेगरी। टोपोग्राफी कहाँ गया, हाँ ये टोपोग्राफी, ये भी 1 हो गया। अब ये बचा मेरा इंपॉर्टेंस फैक्टर। तो इंपॉर्टेंस फैक्टर को एक बार समझ लेते हैं क्या। अब आपका इंपॉर्टेंस फैक्टर K4 है, और ये साइक्लोन रीजन के लिए है। तो फॉर ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, गुजरात, वेस्ट कोस्ट, साइक्लोन रीजन जहां पे आते हैं वहां पर हम K4 जो है कंसीडर करते हैं, उसके वैल्यू पेज नंबर 9 में दिया हुआ है, एक बार इसको देख लेते। तो पेज नंबर 9 में आपको यहाँ पे विंड प्रेशर एंड फोर्स बिल्डिंग, ऑफशोर विंड वेलोसिटी कहाँ गया, या K4 की वैल्यू यहाँ दी हुई है। हाँ, इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोन रीजन, द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज रिलेटिवली मोर वल्नरेबल फॉर द अकरेंस ऑफ सर्व साइक्लोन। वल्नरेबल का मतलब है कि वो अधिक प्रॉन होगा उसके लिए, तो उसके लिए हम विंड के लिए साइक्लोन रीजन में। ऑन द वेस्ट कोस्ट गुजरात इज वल्नरेबल फॉर द सीवियर साइक्लोन, स्टडी ऑफ विंड स्पीड एंड द डैमेज टू द बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर पॉइंट टू द फैक्ट दैट द स्पीड गिवन इन द बेसिक विंड स्पीड मैप are often exceeding during the cyclone. The effect of cyclone, ये ठीक है, ये लिया है, K4 की वैल्यू करा। Structure for post cyclone importance 1.3, industrial structure 1.15, और all other building के लिए 1 हमें लेके चलना है। तो हमारा all other building और cyclone region में है भी नहीं हमारा, तो ये वैल्यू भी हमारी हो गई 1। ठीक है, ये समझ में आया ये क्या कहना चाह रहा है। ये वैल्यू आपकी हो गई K1 रिस्क कॉफिशिएंट,
जो हम लेके चल रहे थे। दूसरी हो गई ये टेरियन कैटेगरी K2। फिर आपकी ये टोपोग्राफी जो इंक्लाइनेशन के ऊपर से दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा 4 कैटेगरी बनता है, उसमें से हमारा जो थर्ड वाला कैटेगरी है कितना फार है कितना नजदीक है। रिस्क कैपेसिएंट हमने ले लिया कि बिल्डिंग कैसी है और विंड स्पीड के ऊपर से डिफाइन कर दिया। टोपोग्राफी जो हो गया, और फिर लास्ट में हमारा हो गया ये K4। तो K1, K2, K3 और K4 ये 4 वैल्यू हमें पुट करनी पड़ती है। और यहाँ बेस और अभी स्टोरी 2 तक लिया हुआ है, इसको बाद में हमें आके चेंज करना पड़ेगा। जब हम इसको रिपीट कर देंगे तो यहाँ पे ये टॉप स्टोरी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये विंड का समझ में आया। हाँ, अब इसको अप्लाई हाँ कैसे सर, ये करते मैंने कैसे अप्लाई करते हैं वो देखा जाएगा। अब यहाँ रहने दो आज, हाँ रहने देता हूँ। नया चीज सर। हाँ नया चीज है, आज को एक लोड में फिर कल बताऊंगा। ठीक है।